पेस कंसल्टेंट्स में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट आपको आज बताऊंगा मेंटेनेंस के बारे में। मेंटेनेंस का मतलब होता है अलाउंस, यानी कि एक फाइनेंशियल सपोर्ट जिसकी ज़रूरत ज़िंदगी जीने के लिए होती है और इसके अंदर बेसिक डेली नीड्स का अरेंजमेंट होता है, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, दवाई या इसी तरह की और भी ज़रूरत हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि मेंटेनेंस की एप्लीकेशन आप कौन से सेक्शन में और कौन से कोर्ट में लगा सकते हैं। मेंटेनेंस की एप्लीकेशन आप अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत कंसर्न फैमिली कोर्ट में लगा सकते हैं और ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन है, यानी कि इसको किसी भी धर्म के लोग, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या पारसी या कोई और रिलीजन का व्यक्ति भी लगा सकता है। अब हम बात करते हैं कि आप मेंटेनेंस के लिए कब एलिजिबल होंगे और दूसरा व्यक्ति मेंटेनेंस देने के लिए कब बाउंड होगा। आप मेंटेनेंस के लिए तभी एलिजिबल होते हैं अगर आप अपने आप को मेंटेन करने में बिल्कुल असमर्थ हैं, यानी कि आप लाचार हैं, आपके पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, और दूसरा व्यक्ति मेंटेनेंस देने के लिए तब बाउंड होता है जब उसके पास सफिशिएंट फाइनेंशियल मीन्स होने के बावजूद भी वो मेंटेन करने के लिए निग्लेक्ट करता है या बिल्कुल रिफ्यूज करता है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सा व्यक्ति मेंटेनेंस लेने के लिए एलिजिबल होता है और वो किस किस से मेंटेनेंस ले सकता है। नंबर 1, वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस ले सकती है, चाहे वो उसके साथ रह रही हो या उसके साथ नहीं रह रही हो। वाइफ का मतलब होता है मैरिड वाइफ या डाइवोर्स वाइफ, या वो व्यक्ति जो लॉफुली वाइफ की कैटेगरी में आता है। और वो फीमेल भी मेंटेनेंस ले सकती है जो फॉर्मल तरीके से शादीशुदा नहीं है मगर वो एज अ लिव इन रिलेशनशिप रह रही है। नंबर 2, वो बच्चे जिनकी एज 18 साल से कम है, चाहे वो लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट, यानी कि वैध या अवैध, वो बच्चे अपने माँ बाप से मेंटेनेंस ले सकते हैं। नंबर 3, वो बच्चे जिनकी एज 18 साल से ऊपर है मगर वो मेंटली और फिजिकली अबनॉर्मल है, बशर्त है कि अगर वो डॉटर है तो वो अनमैरिड होनी चाहिए, तभी वो अपने पेरेंट्स से मेंटेनेंस ले सकते हैं। नंबर 4, पेरेंट्स यानी कि माँ बाप अपने बेटे से मेंटेनेंस ले सकते हैं, अगर बेटा नहीं है तो वो अपनी बेटी से मेंटेनेंस ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि वाइफ मेंटेनेंस लेने के लिए कब एलिजिबल नहीं होगी। नंबर 1, अगर वो अडल्ट्री में रह रही हो, यानी कि उसके संबंध गैर मर्दों के साथ हो। नंबर 2, उसने कहीं और शादी कर ली हो। नंबर 3, उसने लमसम अमाउंट मेंटेनेंस के लिए ले लिया हो। नंबर 4, वो बिना किसी रीजन से अपने हस्बैंड से अलग रह रही हो। नंबर 5, हस्बैंड और वाइफ दोनों म्यूचुअल कंसर्न से अलग रह रहे हो। नंबर 6, अगर वाइफ वॉलंटरली मेंटेनेंस लेने के लिए मना करती है तो इन 6 सर्कमस्टांसेस में वाइफ मेंटेनेंस लेने के लिए एलिजिबल नहीं होगी। जब मेंटेनेंस का केस अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत कंसर्न फैमिली कोर्ट पहुंचता है और अगर कोर्ट ने यह पाया कि मेंटेनेंस देने वाला इंसान जानबूझ के मेंटेन करने के लिए निग्लेक्ट करता है या फिर रिफ्यूज करता है, तो कोर्ट उसके अगेंस्ट मेंटेनेंस का ऑर्डर पास कर सकते हैं और उस व्यक्ति को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। और आप इनिशियल स्टेज पे इंटरिम मेंटेनेंस की भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं, जिसमें आप कंसर्न कोर्ट से प्रे कर सकते हैं कि जब तक आपका केस ट्रायल पे है तो आपको इंटरिम मेंटेनेंस ग्रांट किया जाए। फिर यह कोर्ट का अपना डिस्क्रिशन है कि वो आपको मेंटेनेंस ग्रांट कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। और अक्सर ये देखा गया है कि बहुत लोगों के अंदर एक गलत फहमी भी है कि अगर वो काम धंधा नहीं करते हैं या जानबूझ के अपनी जॉब छोड़ देंगे तो वो मेंटेनेंस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, और ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप हेल्दी हैं, ठीक ठाक हैं, तो कोर्ट आपकी इनकम का असेसमेंट करेगा और उसी हिसाब से आपको मेंटेनेंस देना होगा। हमारे काफी सब्सक्राइबर ने हमसे एक कॉमन क्वेश्चन पूछा है कि उनको कोर्ट से कितना मेंटेनेंस मिलेगा। तो इसका कोई स्पेसिफिक आंसर तो नहीं है, बिकॉज ये बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है कि मेंटेनेंस देने वाले की क्या इनकम है, क्या स्टेटस है,
आप लोगों का क्या क्या जेन्युइन खर्चा है और आपके पास क्या क्या एविडेंसेस हैं उन खर्चों के बारे में, और ये कोर्ट का अपना डिस्क्रिप्शन होता है कि वो आपके केस के हिसाब से आपका मेंटेनेंस तय करे। अब हम बात करते हैं कि कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी अगर कोई इंसान आपको मेंटेनेंस नहीं देता है तो आपको कंसर्न कोर्ट में एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन लगानी होती है और कोर्ट से ये प्रे करनी होती है कि कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी उसने आपको मेंटेनेंस नहीं दिया। फिर कोर्ट मेंटेनेंस देने वाले इंसान के ऊपर फाइन लगा सकती है या उसको 1 महीने की सिविल इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है। और जेल जाने का मतलब यह नहीं है कि वो मेंटेनेंस से बच जाएगा। जितनी बार भी वो आपको मेंटेनेंस ना दे उतनी बार आप एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन लगाइए और हर बार कोर्ट उसके ऊपर फाइन या उसको 1 महीने की सिविल इंप्रिजनमेंट दे सकता है। काफी सारे लोगों में यह भी कंफ्यूजन होती है कि वो अपना मेंटेनेंस का केस कहां से फाइल करें। तो आप अपना मेंटेनेंस का केस कहीं से भी फाइल कर सकते हैं, जहां पे आप अभी रह रहे हो या पहले कहीं रहते हो। अगर आप वाइफ हैं तो अपने हस्बैंड के वहां से भी कर सकते हैं, अपने इन लॉज के वहां से कर सकते हैं, या फिर आप अपने पेरेंट्स के वहां से भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एविडेंसेस के बारे में। अगर आप अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत कंसर्न फैमिली कोर्ट में मेंटेनेंस का केस डालने की प्लानिंग कर रहे हैं तो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं कि आप थोड़ा सा होमवर्क जरूर कर लें। जिससे भी आपको मेंटेनेंस चाहिए आप उसकी सोर्स ऑफ इनकम के जो भी डॉक्यूमेंट है उनको जरूर कलेक्ट कर लें, जैसे कि सैलरी स्लिप, इनकम टैक्स रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट या इसी प्रकार के कोई भी दस्तावेज हो सकते हैं जो आपके केस में बेहद काम आएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी रेकमेंड करूंगा कि आप अपने खर्चों का बिल भी इकट्ठा करना स्टार्ट कर दें। अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो आपके पास रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर आपका कोई और खर्चा है बच्चों के एजुकेशन का, मेडिकल ट्रीटमेंट का या कहीं आने जाने का, तो आप सबका बिल संभाल के रखें, क्योंकि आपको अपने जेन्युइन खर्चों का बिल कंसर्न कोर्ट में दिखाना होगा। मेंटेनेंस के केस में कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि अगर आप वाइफ हैं और आपके हस्बैंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि आरटीआई लगा के अपने हस्बैंड की सैलरी स्लिप प्राप्त कर सकते हैं और फिर कंसर्न कोर्ट से प्रे कर सकते हैं कि वो आपके हस्बैंड के एम्प्लॉयर को ये आदेश दे कि वो हर महीने आपका मेंटेनेंस उनकी सैलरी से डिडक्ट करके आपके अकाउंट में ट्रांसफर करे। अगर मेंटेनेंस देने वाला इंसान आपको मेंटेनेंस देने में कोई भी आनाकानी करता है और आपके पास उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पुख्ता एविडेंसेस हैं तो वो आप कोर्ट के सामने जरूर रखें। फिर कोर्ट एसडीएम या कलेक्टर को आदेश देगा कि वो प्रॉपर्टी अटैच की जाए और ऑक्शन करके आपका मेंटेनेंस रिकवर करवाया जाए। सेक्शन 125 की प्रोसीडिंग सीपीसी यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के तहत ही चलती है और इसमें कंसर्न कोर्ट रिस्पोंडेंट को नोटिस इशू करता है और फिर उसको अपना रिप्लाई फाइल करना होता है और उसी हिसाब से फिर ये केस स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। सेक्शन 125 सीआरपीसी के ऑर्डर के अगेंस्ट कोई भी अपील या रिवीजन कंसर्न हाई कोर्ट में जाती है और उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। सेक्शन 125 सीआरपीसी के अलावा आप अपने पर्सनल लॉ यानी कि जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं उसके तहत मेंटेनेंस का केस डाल सकते हैं। जैसे कि अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के तहत मेंटेनेंस का केस डाल सकते हैं। अगर आप मुस्लिम हैं तो द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट के तहत मेंटेनेंस का केस डाल सकते हैं। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो इंडियन डाइवोर्स एक्ट के तहत आप मेंटेनेंस का केस डाल सकते हैं। और अगर आप पारसी हैं तो आप द पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट के तहत मेंटेनेंस का केस फाइल कर सकते हैं। इसके साथ साथ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस 2005 के तहत भी आप मेंटेनेंस का केस डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पेरेंट्स हैं या फिर सीनियर सिटीजन हैं और दिल्ली में रहते हैं तो आप द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत मेंटेनेंस का केस फाइल कर सकते हैं। और अगर आपने इंटरकास्ट मैरिज की है यानी कि किसी और रिलीजन में आपने शादी की है
तो आप द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत भी मेंटेनेंस का केस डाल सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो बेहद पसंद आया होगा और आपको एक सटीक इंफॉर्मेशन मिल गई होगी कि आपको मेंटेनेंस के केस में क्या क्या लीगल स्टेप्स लेने होते हैं। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह आपकी नॉलेज और ज्ञान बढ़ाते रहेंगे और आप ये वीडियो उन लोगों को जरूर फॉरवर्ड कीजिए जिनको मेंटेनेंस की जरूरत है, बिकॉज एक लीगल अवेयरनेस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमें कभी भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8826484040 या आप हमारी वेबसाइट pacelegalconsultants.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।